हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 16 दिसंबर 2020 और 16 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ में ये जो क्लास है आपकी एसएससी, रेलवे, बैंक एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकदम से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन होता है। आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन के साथ में आपके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, वो भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी साथियों को यहाँ तक पता है और जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करने में दिक्कत होती है वो सबसे पहले नंबर पे हमारा चैनल पाठशाला विद गौरव टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली पीडीएफ यहाँ से प्राप्त होती रहे। इसके साथ साथ में जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी टैगलाइन है, अब करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान, छपेगा आपके दिमाग में, तो ये जैसा कि मैंने इसको कई बार एक्सप्लेन भी किया है कि अगर मैंने ये टैगलाइन दी है तो इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। अगर कोई चीज़ यहाँ पे आपको बताई जा रही है तो उसका कोई रीज़न है, ऐसा नहीं है कि मैंने डाल दिया वहाँ पे। ठीक समझ में आ गया। अब यहाँ पे मतलब कि अब करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान छपेगा आपके दिमाग में। तो कई सारे साथियों ने कमेंट करके पूछा भी कि सर इसका छपेगा दिमाग में किस तरीके, क्या रीज़न है इसका। तो मैं उनको आज फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को पहले नंबर पर 30 मिनट की जो मेरी क्लास है आपको पूरी अंत तक देखना है। इसके बाद में आप लोग पीडीएफ से रिविजन कीजिएगा और एक दो बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आज का जितना भी करंट अफेयर वो आपको कम समय में और जल्दी आसान तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल में बिल्कुल ही नए हैं वो सबसे पहले नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से प्राप्त होती रहे। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। और इसके साथ साथ में आप लोगों और क्लास शुरू होने से पहले आप लोग शेयर वगैरह जो भी आप करते हैं वो कर दीजिए। आपको लाइक करना लाइक करिए, अनलाइक करना कुछ करिए, ताकि हमें ये पता चले कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारा इतना बड़ा परिवार धीरे धीरे होता चला जा रहा है, वो उसको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सभी साथियों को। तो आप सभी साथियों को क्या करते हैं कि आगे आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जो हमारा फर्स्ट प्रश्न है वो कौन सा है। यहाँ पे पचपन की यहाँ पे बात हो रही है कि तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा ओला। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि दुनिया में सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा ओला। तो अब क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूंगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये हो रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना कौन खोल रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। मैंने क्या बताया कि जो साथी वन लाइनर के चक्कर में पड़े रहते हैं उनके कोई भी क्वेश्चन सही नहीं होते हैं। ठीक है, आप पूरा डिटेल्स वाला करंट अफेयर पढ़िएगा और अगर हो सके तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए, साथ में आप नोट डाउन करते चलिए। अगर फिर आपको दिक्कत होती है पीडीएफ डाउनलोड करिए। ठीक है, या आप साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग बाद में तैयारी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना कौन स्थापित कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड का। तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर इसका आंसर हो जाएगा ओला। समझ में आया। ओला एक तरीके की पता है आपकी क्या है। ठीक है, ओला जो कंपनी है वो क्या कर रही है, दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित कर रही है ओला। इसके साथ साथ में अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे स्थापित कर रही है। तो आप सभी का आंसर आएगा कि इसका कहाँ पे कर रही है, तमिलनाडु में स्थापित कर रही है। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना अभी हाल ही में कहाँ पर खोला गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। और चीजें पूरी समझ में आ रही हैं आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद में अब हम इसके जो मुख्य फैक्ट हैं उसको भी साथ साथ में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि ओला ने राज्य में अपना, यहाँ पे बात को ध्यान समझेंगे, ओला राज्य में अपना पहला कारखाना स्थापित करने हेतु तमिलनाडु सरकार से, अगर यहाँ पे बात कितनी हो रही है, यानी कि 2400 करोड़ रुपए। ध्यान समझेंगे सभी साथी, क्या हो, जो भी साथी यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपका स्टेट पीएससी से जितने भी तैयारी कर, ऐसा फैक्ट आपको क्या होता है एग्जाम में, ऐसा ही फैक्ट आपसे पूछ लेता था कि कितने करोड़ का निवेश हो रहा है। तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, 2400 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश किया जा रहा है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, बनने के बाद तमिलनाडु ओला कारखाना दुनिया के सबसे बड़ी स्कूटर निर्माता, ये आपकी कंपनी हो जाएगी। कौन सी, दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर कंपनी हो जाएगी, कौन, ओला। इसके साथ साथ में अगर हम और बात करते हैं, प्रारंभ में इसकी वार्षिक विनिर्माण की क्षमता 2 मिलियन यूनिट होगी। कितनी, 2 मिलियन यूनिट यहाँ पे होगी। और अगर इसके बात करें, इसे भारत दोपहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का एक विनिर्माण केंद्र भी बनेगा। और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहनों का एक विनिर्माण केंद्र यहाँ पे बनने जा रहा है। इसके साथ साथ में आप लोगों को इससे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी, विनिर्माण और रोजगार बढ़ेगा। तो इस तरीके से चीजें हैं भाई। आप सोचो, कोई भी कंपनी स्टेब्लिश होती है तो उसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन तो होगा, उसके साथ साथ में जो भी बेरोजगार होंगे वो भी उसमें क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये रोजगार भी बढ़ेगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना
ओपन होने जा रहा है, ये भी आप लोगों को याद रखना। और वो कंपनी कौन सी, ओला है। ये आप लोगों को फोटो में दिख रही होगी, ये आपको इस तरीके का यहाँ पे दिया गया, और जो उसमें नाम लिखा गया है, जो नाम लिखा है वो बोगो नाम दिया गया है, ठीक है। ओला कंपनी जो खोल रही है उसका अपना पहला मॉडल लॉन्च करने जा रही है, उसका नाम क्या है, बोगो। ये जैसा आपके स्कूटी में नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही, यूनेस्को दिल्ली ने भारत की स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2020 टीबीईटी ने जारी कर दी। यहाँ पे समझेंगे जरा ध्यान से, यहाँ पे पूरी बात को यहाँ पे समझेंगे कि इसका क्वेश्चन क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही यूनेस्को नई दिल्ली भारत ने स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द एजुकेशन जो रिपोर्ट है वो अभी हाल ही में जारी कर दी। किसने जारी की, यूनेस्को ने जारी की है। स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट है 2020 की, किसने जारी की है, यूनेस्को ने अभी जारी कर दी है। तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा प्रशिक्षण, यहाँ पे आप हम इसका नाम दे सकते हैं, यानी कि टीबीईटी इसको जा रहा है। टीबीईटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, पूरी चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसे कितने इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, क्या क्या और चीजें हो जाएंगी, इसमें करीब करीब कितने 400 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें सरकार, नागरिक समाज, शिक्षाविद, भागीदार युवा और प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी कुल मिला के देखा जाए तो जो स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट जारी की गई, इसमें करीब करीब कितने 400 प्रतिभागी ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें कौन होंगे, जिसमें सरकार है, मतलब जो भी सरकार है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, नागरिक समाज, जो भी वहाँ के नागरिक सोशल वर्कर हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शिक्षाविद, जो भी आपके बड़े बड़े प्रोफेसर हो गए, कुलपति हो गए, ये भी सब क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वहाँ के जो मेन युवा हैं, जिन्होंने कोई किसी क्षेत्र में रिसर्च किया हुआ, ये भी आपके सभी लोग क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी समझ में आ गया। अब आपसे दूसरा पॉइंट आपको और क्या रखना है, स्टेट ऑफ एजुकेशन का दूसरा संस्करण है ये, मतलब इसका फर्स्ट संस्करण पहले हो चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी साथ में आप लोगों को बता देना। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, रिपोर्ट टीबीटी की सीखने, अनुसंधान और कौशल सही सिफारिशों को अपनाने की रूपरेखा। अब कौशल से मतलब क्या होता है कि जो भी आपके अंदर कितने भी जो भी आप सीख रहे हैं, उन कौशल आपके अंदर क्या है कि आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौशल है, आप पढ़ाने के कौशल में, आप कुछ की कौशल के तरीके आपसे पूछ ले जाते हैं। अगर हम इसकी और बात करते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज मुंबई द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। तो जो टाटा जो कंपनी है उसके द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, इसको विकसित किया जाता है, इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। पूरी बात समझ में आ गई। तो स्टेट ऑफ द एजुकेशन जो रिपोर्ट है ये अभी हाल ही में किसने जारी की, तो आपका सभी साथियों का आंसर क्या हो जाएगा, इसका यूनेस्को आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे जारी की गई है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, दिल्ली। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पूरे सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे आ गई होगी कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को याद रखना है, और याद करने के साथ साथ में उनको किस तरीके से हमें पढ़ना रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि 2023 एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा उड़ीसा। समझेंगे ध्यान से। अब क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में पुरुष हॉकी जो विश्व कप है उसकी मेजबानी कौन करेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में कर भी पाएंगे। मैंने क्या बताया कि जब आप क्वेश्चन एग्जाम में करना सीख जाओगे, जब आप क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे, उस दिन से क्वेश्चन आपको याद होने जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा रहा, विश्व हॉकी विश्व कप जो है 2023 की वो मेजबानी कौन करेगा। तो आप सभी का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, उड़ीसा यहाँ पे आंसर आएगा। बात समझ में आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। अगर यहीं पे हम बात करते हैं, अब यहाँ उड़ीसा आ गया है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको क्या, आपका सभी का आंसर क्या आएगा, नवीन पटनायक क्या उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। विश्व हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हम फैक्ट समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या फैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतरराष्ट्रीय महासंघ यानी कि एफआईएच ने उड़ीसा 2023 के लिए पुरुष हॉकी विश्व कप की दूसरी बार मेजबानी करेगा। तो ये भी साथियों को साथ में याद रखना है कि अगर उड़ीसा मेजबानी कर रहा तो कौन से नंबर का मेजबानी कर रहा, तो दूसरे, मतलब इससे पहले एक बार उड़ीसा मेजबानी कर चुका है, ठीक है। समझ में आ गया। इसके साथ साथ में अगर हम बहुत बात करते हैं, 2023 टूर्नामेंट भुवनेश्वर के स्टेडियम का नाम आप लोगों को याद रखना है, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम राउरकेला के वाजू पटनायक स्टेडियम में होगा। तो ये भी सभी साथियों को साथ में याद रखना है कि भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम एवं राउरकेला के बीजू पटनायक में हॉकी स्टेडियम यहाँ पे होने वाला है, ठीक। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 भी उड़ीसा द्वारा आयोजित किया गया था। मतलब 2018 में भी इसका आयोजन किसने किया था, उड़ीसा ने किया था। और 5 साल 18-5-23 होगा, 5 साल बाद फिर उड़ीसा दोबारा से मेजबानी कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स जीके में आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा कि अभी उड़ीसा अभी तो कर रहा 2023 का, इससे पहले कब किया था, तो 2018 में इसकी मेजबानी किया था।
ठीक है, समझ में आ गया। और अगर हम बात करें जो 2023 टूर्नामेंट होने वाला है, ये 15वां क्या होने वाला है, 15वां संस्करण यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो 15वां संस्करण यहाँ पे होने वाला है, ये भी सभी साथियों को पूरी बात याद रखना है। ठीक है, FIH हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। तो ये कितने साल बाद, 4 साल बाद इसको आयोजित किया जाता है। ये भी सभी साथियों को आप लोगों को याद रखना है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे एक थीम दिख रही होगी, कांग्रेचुलेशन हॉकी इंडिया ऑन द बिगेस्ट मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, और ये आपका उड़ीसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को याद रखना, यानी कि हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा, उड़ीसा करेगा। इससे पहले उड़ीसा ने कब किया था, 2018 में किया था। ठीक है, यहाँ और कहाँ करेगा, तो स्टेडियम का नाम भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में हो गया। सभी मैंने पूरे जो कॉन्सेप्ट थे, पूरे उसके थॉट थे, पूरे उसके फैक्ट सभी आप लोगों को साथ में बताते चल रहा हूं, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा कर सके। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग बीच बीच में लाइक शेयर कमेंट साथ में करते चलिएगा, जिससे कि क्या हो सके कि और भी नए साथी इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके और अपनी तैयारी को अच्छा कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चाबार पोर्ट पर भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच पहली TWG बैठक यहाँ पे हो रही है। बात समझ में आ रही? तो आप सबसे पहले नंबर पे तो हमें आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जो हमारा चाबार पोर्ट है ये है क्या। आखिर पहली बात तो ये आती कि चाबार पोर्ट है ये आखिर क्या है। पहले ध्यान से इसी को मैं समझ लेता हूं कि आखिर ये क्या है। तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे 3 लोगों के बीच में बात वार्ता होने जा रही है। कौन कौन? भारत है, ईरान है और उज्बेकिस्तान है। यहाँ पे बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर चाबार पोर्ट है क्या। आखिर तो देखो ऐसा है कि इंडिया से अफगानिस्तान जाने के लिए, इंडिया से अफगानिस्तान जाने के लिए क्या है, आपको पाकिस्तान से होके जाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो वहां पे क्या हो रहा है कि अब पाकिस्तान से जाना तो मुश्किल है यहाँ पे। तो क्या है, इंडिया ने जब चाबार पोर्ट जो है कि ताकि हमारा जो आयात है और निर्यात है वहां पे हो सके, अफगानिस्तान में भी आपका निर्यात हो सके, तो एक चाबार पोर्ट बनाया जा रहा है। उसी की यहाँ पे बात हो रही। उसमें क्या होगा कि जैसे कि आपने देखा होगा, अब पाकिस्तान से होके तो जाना बहुत मुश्किल पड़ेगा, तो इसीलिए इंडिया ने घूम के जाने की बात की है। जी समझ में आया? तो उसके बीच में ईरान पड़ रहा है, उज्बेकिस्तान पड़ रहा है। इन सभी के होते हुए अफगानिस्तान जाना मुश्किल हो पाएगा। तो इन सभी में क्या है, एक बैठक हो रही है, उन्हीं की यहाँ पे बात हो रही है। आई थिंक मेरा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझते जरा यहाँ पे। तो पहली बैठक हुई है किसकी? TWG की। यहाँ पे समझ में आ गया। इसको भी जरा ध्यान से सभी साथी समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट, और 4 बार पोर्ट से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्योंकि इसको लोग हल्के में ले लेते हैं, जब एग्जाम में आता है तब लगता है कि पढ़ा तो था 4 बार, लेकिन क्या था इसमें समझ में नहीं आया था। ठीक, अब जरा इसको समझेंगे ध्यान से आप लोग। क्या है, चाबार पोर्ट के संयुक्त उपयोग पर भारत, ईरान, उज्बेकिस्तान के बीच पहली त्रिपक्षीय कार DWG बैठक आयोजित हुई है। पहली हुई है, इसलिए आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे हम बात करें TWG की अध्यक्षता जो है वो सचिव कौन कर रहे हैं, भारत के कर रहे हैं, परिवहन उप मंत्री उज्बेकिस्तान कर रहे हैं, और ईरान के उप परिवहन मंत्री ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप सभी का क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि आखिर परिवहन मंत्री क्यों कर रहे हैं। परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को सामान को ले जाना। तो भाई अब बात हो रही है, जो जिसका विभाग होगा वही तो करेगा ना। समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, उद्देश्य क्या होगा, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के साथ साथ व्यापार और परामंगनम उद्देश्यों के चाबार पोर्ट का यहाँ पे भाई अब ये जो जितने भी पोर्ट बनाए जा रहे हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं एक से दूसरे देश के बीच में, तो ये क्यों होते हैं? ये इसीलिए होते हैं कि वो जो वहाँ का बिजनेस है, वहाँ जो व्यापार है, वहाँ लोग कर सके, यहाँ की सामान वहाँ जा सके और वहाँ की सामान यहाँ आ सके। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम बात करते चाबार पोर्ट की, तो ओमान की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी ईशान में स्थित बंदरगाह है। एक तरीके का ये क्या है, बंदरगाह। आई थिंक मेरे द्वारा समझाएगी पूरी जानकारी आप लोगों ने साथ में नोट भी कर ली होगी। जो साथी को स्क्रीनशॉट लेना वो भी साथ में ले सकता है। ठीक है, तो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई। चाबार पोर्ट है भारत, ईरान, तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा चाबार पोर्ट है अभी किन किन देशों के बीच में इसकी पहली बैठक हुई, तो भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो चाबार पोर्ट अगर हम पूछा जाए कहाँ पे, कौन सी खाड़ी में, तो आंसर क्या आ जाएगा, आमान की खाड़ी में ये स्थित है। ठीक है, ये सभी साथियों को यहाँ पे पूरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो जरा ध्यान समझेंगे, जो भी साथी यहाँ पे जरा ध्यान से समझ लेते हैं, जो भी साथी, जो भी जितने साथी देख रहे हैं, अगर वो यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएसआई की तैयारी, या यूपी की जितनी भी भर्तियां देखना चाह रहे हैं, यूपी ट्रिपल देख, उनके लिए क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्योंकि यूपी जी के आती है तो उसमें आप लोगों से क्वेश्चन करंट में इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या, जरा ध्यान समझेंगे, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में
ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से निकल आ गया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में जिलों की संख्या कितनी है। तो आप क्या यहाँ पे आंसर आएगा कि 75 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपसे एक दो क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री तो आप लोगों ने अभी तक पहचान ही लिया होगा, कौन है? योगी आदित्यनाथ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे राज्यपाल की बात करते हैं, राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, आप लोग साथ साथ में इन चीजों को साथ में नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें। ठीक, यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अब जरा इसके मुख्य फैक्ट की बात कर लेते हैं, आखिर इसमें चीजें हो रही हैं तो उससे और हमें चीजें क्या सीखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचित किया कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 75 जिलों में प्रत्येक में से एक मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे उस योजना को बनाया हुआ, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी जाएगी, मतलब आपके जो भी 75 जिले हैं उनमें सभी में। और इसके बाद में राज्य सरकार ने अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड, पूर्वांचल गंगा एक्सप्रेस का निर्माण भी कर रही है, जिससे विकास की गति तेज और हो सके। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि बुंदेलखंड, पूर्वांचल गंगा एक्सप्रेस का निर्माण भी कर रही है एक तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। तो उन्होंने एक बात और भी बोल दी है कि उन्होंने 13 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बैनर तले आयोजित एक निवेश के पर्यटन कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जानकारी दी। तो आप सभी के लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश, आप क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कौन सा आपका प्रदेश है जिसने अभी हाल ही में सभी जिलों में 75 नहीं देगा, क्योंकि 75 देगा तब तो आप लोग अंदाजा लगा लोगे कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश होने वाला। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कौन से प्रदेश ने अपने सभी जिलों में आपके मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। तो आप सभी का आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिले कितने? 75 है। और मैंने बता दिया उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है, आपका योगी आदित्यनाथ है। अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल कौन है तो क्या बता दोगे आप लोग बताओगे कि राज्यपाल कौन हो जाएंगे इसके? आनंदीबेन पटेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजीव और सेन गुप्ता ने जीता बिग लिटिल बुक अवार्ड। यहाँ पे ध्यान से सभी साथी समझेंगे, मेरे पास जो भी क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। जो ये सेशन तैयार किया जाता है वो इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने वन लाइनर करा दिया और बस मेरा काम फिनिश हो गया। मेरा मतलब है कि आप 30 मिनट में कम से कम कुछ ना कुछ तो जरूर सीखें। ठीक, समझ। तो आप लोग सभी लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग क्या हो सके कि चीजों को सीख सकें। अगर आप स्किप करके चले जा रहे हो तो अपने क्या कर, आप अपने आप को स्किप कर रहे हो, ये भी आप लोगों को साथ में ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जरा समझ लेते हैं। यहाँ बात हो रही राजीव और सेन गुप्ता ने जीता बिग लिटिल बुक अवार्ड। यहाँ पे अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी समझो जरा। यहाँ पे मैंने क्या बताया, जिस दिन आप लोग कुछ जो भी थ्योरी होती है उसे क्वेश्चन अगर बनाना सीख गए, वो क्वेश्चन आपको याद ज्यादा देर रहने वाला। क्या आप क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है बिग लिटिल बुक अवार्ड जो है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा है, अभी हाल ही में बिग लिटिल बुक अवार्ड किसने जीता है? आंसर कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बिग लिटिल बुक अवार्ड अभी हाल ही में किसने जीता है? तो आप सभी का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? राजीव और सेन गुप्ता ने ये जीता है। ठीक, आ गया सभी साथियों को पूरी बात समझ में। अब आगे जरा हम समझते हैं यहाँ पे इसके मुख्य फैक्ट क्या क्या हो जाएंगे। लेखक सुभद्रा सेन, इनका पूरा नाम क्या है? लेखक सुभद्रा सेन है, सेन गुप्ता। और चित्रकार ई बच्चों के साहित्य पे उनके योगदान के लिए बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 के रूप में इन्होंने क्या है? नामित किया गया है। समझ में आ गया। अगर इसके और फैक्ट की बात करते हैं, टाटा ट्रस्ट के पराग पहल द्वारा संचालित बिग लिटिल बुक अवार्ड के 5वें संस्करण के यहाँ पे चुनी हुई भाषा अंग्रेजी थी। तो ये भी सभी साथियों को याद रखना। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, पिछले विजेता जो थे लेखक के रूप में माधुरी पुरंदे थी जो मराठी की थी, और नवनेता देवसेन बंगाली थे। मतलब अगर हम बात करें इसकी कि बिग लिटिल बुक जो अवार्ड है ये अभी हाल ही में किसने जीता है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा? राजीव और सेन गुप्ता यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से संस्करण हुआ है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा कि ये 5वां संस्करण यहाँ पे हुआ है। ठीक, अब अगर ये भी पूछ लिया जाता है कि आपके पिछले विजेता कौन थे, तो आप सभी का आंसर क्या आएगा कि आप लोग बताएंगे कि माधुरी पुरंदे था और नवनेता देव था यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों को ये तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक, समझ में आ गया। तो अगर हम ये आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें भाषा कौन सी नामित हुई, तो आप सभी आंसर क्या बताओगे? अंग्रेजी भाषा यहाँ पे नामित हुई है। तो ये बिग लिटिल बुक अवार्ड यहाँ पे जो आपका यहाँ पे प्रदान किया गया है, तो किसको प्रदान किया गया है? राजीव और सेन गुप्ता को अभी ये प्रदान किया गया है। क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान से तैयार करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे और औरों से अलग भी कर पाएंगे। ठीक है,
समझ में आ गया सभी साथियों को कि क्वेश्चन आप लोगों को कैसे तैयार करना है। जो भी साथी लाइव क्लास देख रहे हैं या आप बाद में क्लास को देख रहे हैं, तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जोड़ने के साथ साथ उनको बोलिए कि आप लोग क्लास इतनी अच्छी आपकी क्लास चल रही है और आपको उसको जरूर देखें। ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही, यूपी मुख्यमंत्री ने किया कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन। यहाँ पे समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पे ये अगर क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है तो ये मैं फिर आपसे बता दूं, जो अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से जितने भी एग्जाम है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी की जीके तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। वहाँ के करंट अफेयर है तो वो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है आप इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन यूपी का अगर एग्जाम है तो यूपी की तो करंट अफेयर आनी आनी है। ठीक है, तो साथ साथ में आप लोग तैयार करते चलेंगे। यहाँ पे बात हो रही, यूपी मुख्यमंत्री ने किया कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कैलाश मानसरोवर भवन है ये कहां पर स्थित है। तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, ये जो स्थित है कहां पे, ये अगर हम इसकी बात करें तो आप सभी बताएंगे कि ये कहां स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया। तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, कैलाश मानसरोवर जो भवन है ये कहां पर स्थित है। तो आंसर क्या आ जाएगा, गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश में। ठीक है, समझ में आ गया। तो उस तरीके क्वेश्चन आप लोगों को साथ में याद रखना है। अब हम जरा बात करते हैं इसी की। यह जिले के इंदिरापुरम क्षेत्र में, मतलब अगर क्षेत्र की बात करें, जिसमें 280 तीर्थ यात्रियों को समायोजित करने के लिए सुविधा है, और यह तीर्थ से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा। और अगर इसकी हम बात करते हैं, उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर, सिंधु दर्शन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की दर्शन यात्रा करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए बनाया गया है। तो इसमें देखो क्या होगा कि जो आपका कैलाश मानसरोवर भवन यहाँ पे बनाया जा रहा है, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये जो फोटो आपको दिख रही, तो ये उसी की कुछ थोड़ी सी आप लोगों को झलक दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। इसके साथ साथ में आप लोगों को याद क्या रखना है कि ये जो आपका कैलाश मानसरोवर भवन है, तो अब कई साथी क्या करेंगे, इसका उत्तराखंड लगा के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्यों, कैलाश मानसरोवर पहले वहीं था, लेकिन अब आपका नया कैलाश मानसरोवर बन गया। वो कहाँ पे बना है, तो ये गाजियाबाद में बना हुआ है। ठीक, यहाँ तक सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर इसमें पूछा जाए तो करीब करीब कितने 280 तीर्थयात्रियों को यहाँ पे समायोजित करने की व्यवस्था यहाँ पे रखी, मतलब 280 लोग यहाँ पे आके रोक सकते हैं, वहाँ पे इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को पूरी पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। मुझे उम्मीद है कि जो सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोग बाद में भी लाइव क्लास के बाद में भी देखते हैं तो आप लोग नए साथियों को जोड़िएगा, और उसके साथ साथ में उन लोगों को बताइएगा कि ये जो क्लास है आपकी कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरा विद डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, कोई भी एक पॉइंट को स्किप करना की कोशिश यहाँ पे नहीं की जाती, जिससे कि आपका कोई भी पॉइंट एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही, महिला स्वयं सहायता समूह को मिलेंगे 50,000 रुपए। तो जरा समझेंगे यहाँ पे बात क्या हो रही है, महिला स्वयं सहायता समूह। ध्यान से सभी साथी समझेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक एक पॉइंट को मैं अलग अलग तरीके से आपको डिस्कस करता हूं, ताकि कोई आपका क्वेश्चन ना पूछे। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेगा कि अभी हाल ही में महिला स्वयं सहायता समूह है, ये योजना कहां पर लॉन्च की गई है। तो आप सभी का आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा कौन, उत्तराखंड में ये इसकी शुरुआत करी गई है। ठीक, समझ में आ गया। यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा, महिला एवं स्वयं सहायता समूह है, अभी जो इस योजना को कहां पे लॉन्च किया गया, तो आंसर क्या आएगा, उत्तराखंड में इसके आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। और अगर पूछे इसमें राशि कितनी मिल, इसमें जो राशि वो कितनी मिलने वाली है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 50,000 रुपए यहाँ पे राशि मिलने वाली है। अब जरा इसका हम क्या करते हैं, इसका फैक्ट को भी, इसके साथ में जो फैक्ट बनते हैं उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या की है, एक घोषणा की है एलईडी लाइट बनाने के लिए। ध्यान से सभी साथी समझेंगे। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि महिला स्वयं सहायता समूह किससे संबंधित है, तो आंसर क्या आएगा, एलईडी लाइट बनाने के लिए योजना संबंधित है। ठीक, अब यहाँ पे बात हो रही है, तो 50,000 रुपए का यहाँ पे रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। ठीक है, रिवॉल्विंग फंड यहाँ पे दिया जाएगा। अगर इसकी हम और बात करते हैं, इन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को चिन्हित करने के लिए एक समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की हुई है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को चिन्हित कर रहे थे और यहाँ पे घोषणा समारोह में गए थे, तब इन्होंने इस चीज की घोषणा की कि महिला स्वयं सहायता समूह को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके साथ साथ अगर हम और बात करते हैं, तो इन्होंने जिला प्रशासन से हिमालय मंदिरों को सजावट के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित चीजें खरीदने के प्राथमिकता देने को यहाँ पे बात की गई है। समझ में आ गया। मतलब कहने के क्या होगा, हिमालय मंदिरों को सजावट के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित चीजों को खरीदने की प्राथमिकता को दिया गया। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे जितनी भी एलईडी लाइटें ये बनाई जाएंगी, तो अब उत्तराखंड में इतने सारे मंदिर हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि
जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने एक योजना चलाई है। इस योजना से लाभ क्या होगा कि वहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उन सभी को क्या रोजगार मिलेगा, और जो भी मंदिर हैं, जो भी आपके वहाँ पे मंदिर इस टाइप के बने वहाँ पे जो भी एलईडी लाइट लग रही है या जो भी उसको सजावट के लिए वहाँ पे जो प्रोडक्ट जरूरत होगा उन सभी का मुहैया कौन कराएगा, यही योजना वाले यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, तो सभी साथियों को आई थिंक मुझे उम्मीद है कि सभी ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आप लाइव क्लास के बाद में भी देखते हैं तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट, बाद में क्लास फिनिश हो जाती है इसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, यहाँ तक सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन कौन सा है, लद्दाख ने मनाया नव वर्ष लोसार। ध्यान से सभी साथी समझेंगे। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कौन से, अभी पूछा जाएगा अभी हाल ही में कहां पर लोसार नव वर्ष मनाया गया है। समझ में आया कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कहां पे लोसार नव वर्ष मनाया गया है, तो आप सभी का आंसर क्या आ जाएगा, लद्दाख ने क्या किया है, वहां पे लोसार नव वर्ष यहाँ पे मनाया हुआ है। ठीक, ध्यान से सभी साथी को समझेंगे और आप सभी साथी समझेंगे इसमें कौन कौन से मुख्य फैक्ट हो जाते हैं। लद्दाख के क्षेत्र में 15 दिसंबर 2020 को यहाँ पे लद्दाखी नववर्ष लोसार मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे जैसे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब नववर्ष आता है तो शक सम्मत होता है, तो उसी तरीके से होता है ना यहाँ पे। तो इसी तरीके से लद्दाख क्षेत्र में क्या है, लोसार नाम से क्या नववर्ष इसको मनाया जाता है, और ये कब मनाया गया, 15 दिसंबर 2020 को ये मनाया गया है। तो अगर हम इसकी और फैक्ट की बात करते हैं, लेके चुगंगा बिहार में प्रतीकात्मक लोसार समारोह और विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि विशेष तरीके की एक प्रार्थना की जाती है कि जो आगे हमारा का नववर्ष आने वाला है, नवजीवन है, उसको और अच्छे तरीके से हमारा जो प्रोग्रेस हो वो अच्छे तरीके से होता रहे। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं, नव वर्ष की जो शुरुआत को चिन्हित करने के लिए एक पारंपरिक झंडा तार चेन फहराया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नववर्ष जो लोसार अभी हुआ है वहां पे झंडा भी फहराया गया, तो उसका नाम क्या है, तार चेन झंडा यहाँ पे फहराया गया। ये भी साथ में आप लोगों को याद रखना है। ये 15वीं शताब्दी इस दिन की शुरुआत हुई थी, ये भी साथ में याद आपको रखना है। ये पिछले 15 दिनों के लिए मनाया जाता है, लेकिन 3 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण ये माना जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो टोटल आपका 15 दिन का चलता है, लेकिन 3 दिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन साथ में याद रखने हैं, और क्वेश्चन याद रखने के साथ साथ आप लोगों को क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पूरी बात यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गई होगी। और ये जो फोटो आप लोगों को दिख रही कुछ इसी तरीके से वहां पे ये नववर्ष का यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक, पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो आपको यह क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से अब आप लोगों को करना है, जो भी आपके त्योहार इस तरीके से मनाए जाते हैं। तो आप देखो एग्जाम आपका नजदीक एग्जाम आने वाला, तो आप लोग डिटेल्स में एक एक चीजों को साथ में पढ़ते रहिएगा। पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आप लोगों को कैसे तैयार करने हैं, तो नव वर्ष जो है लोसार अभी हाल ही में कहाँ मनाया गया, तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके साथ साथ में आप लोग, अगर आप लोग अंत तक आ गए हैं और आप लोगों ने वीडियो को देखा है, अगर आपको लगता है कि जो मेरे द्वारा यहाँ पे आप लोगों के लिए सेशन लाया जा रहा है, अगर आप लोग कुछ भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करके क्लास फिनिश होने के बाद में जरूर बताइएगा। तो जो साथी अभी तक बिल्कुल ही चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को डेली की अपडेट यहाँ से मिलती रहे। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को लाइक करना है, लाइक करने के बाद में शेयर तो आप लोगों को करना ही है, जिससे कि और साथी नए जुड़ सकें। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, और क्या क्या इसमें इंप्रूव होने की और ज़रूरत है। ठीक है, इसके साथ साथ में आप जो भी साथी और भी हैं, जो कुछ हमारे और सोशल मीडिया हैंडल है, यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जिन साथियों को पीडीएफ की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो साथी क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, वहाँ से जाइएगा, ज्वाइन करिएगा। और ज्वाइन करने के बाद में क्या करेंगे, वहाँ पे सभी साथी उसका आप रिविजन जरूर करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए और है कि जो भी साथी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन साथियों को लिए बता देना चाहता हूं कि आपके रीजनिंग की क्लासेस पूरी कंप्लीट करा दी गई हैं। कुछ एक दो क्लास रहेंगे, उनको मैं साथ में कंप्लीट करा दूंगा। उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। जीरो एक क्लास से आपको करीब 22-23 क्लासें आपकी करा दी गई हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक क्लास को नहीं देखा है, वो चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आपको एक एक क्लास बहुत क्रम से मिल जाएगी। परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम 28 दिसंबर से आपके एग्जाम है, तो वो भी उसके लिए हो जाएगा। जो एसएससी स्टेनो की तैयारी करे, उनका भी 22 से 24 का एग्जाम है, उनके लिए भी जरूरी है। जहां रीजनिंग आती है वो सभी के लिए जरूरी है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर वो रेलवे के लिए है।
ठीक है, पूरी बात यहाँ सभी साथियों को समझ में आ गई होगी कि आपको किस तरीके से चीज़ों को तैयार करना और तैयार करने के साथ साथ में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें और अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।